आज की क्लास के अंदर सबसे पहले केस स्टडीज की बातें करते हैं। कुछ एक केस स्टडीज अटेम्प्ट करते हैं। आमतौर पर आपके पेपर के अंदर कहाँ कहाँ से केस स्टडी आएंगी उस बारे में बात करते हैं। कौन कौन सी टर्म्स को आपको ध्यान में रखते हुए क्या क्या जवाब देना होता है इस बारे में बात करते हैं। यानी कि केस स्टडी सिर्फ अटेम्प्टिंग के बारे में बात करूंगा मैं, केस स्टडी की प्रेजेंटेशन के बारे में कल बात करूंगा मैं। तो केस स्टडी को के आंसर्स को प्रेजेंट कैसे करना है, थोड़ा अच्छे तरीके से कैसे लिखना है, बॉक्स वगैरह बनानी है, टेबल बनानी है, क्या लिखना है क्या नहीं, बाय कोटिंग द लाइन कई बार 6 नंबर के क्वेश्चंस के अंदर आ जाता है, तो तब कैसी अच्छी प्रेजेंटेशन लेनी है, तो उस बारे में कल बात करूंगा मैं प्रेजेंटेशन के मैटर पे। फिलहाल तो आमतौर पर क्वेश्चन को पढ़कर कुछ एक कौन सी लाइंस होती हैं हमारी, जिन लाइन के हिसाब से हमारा माइंड के अंदर जवाब आता है, तो बेसिकली उनके बारे में ही बात करते हैं जरा आराम आराम से। तो सबसे पहले कई बार केस स्टडीज के अंदर एक ये वर्ड आ जाता है, आइडेंटिफाई द फंक्शंस ऑफ अ मैनेजमेंट। अब जैसे ही आ जाए फंक्शन ऑफ अ मैनेजमेंट, कई बार एक ये वर्ड आता है फंक्शंस ऑफ अ मैनेजमेंट, तो आपका जो सोचने का एरिया हो जाता है वो काफी लिमिटेड हो जाता है। लेकिन अगर कई बार आ गया कि आइडेंटिफाई द कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि लंबी चौड़ी सी कहानियां लिखी हुई होंगी क्वेश्चन के अंदर, और उसके बाद में क्वेश्चन के बिल्कुल आखिरी में लिखा हुआ होगा कि आइडेंटिफाई विच ऑफ कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट इज बीइंग यूज्ड हियर, ऐसे करके, और कई बार लिखा होगा कि कौन सा फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इस्तेमाल किया जा रहा है। जहां पर मैं कह रहा हूं कि इसका जो दायरा होता है वो तो काफी ज्यादा लिमिटेड हो जाता है। उस सिचुएशन के अंदर तो आमतौर पर जवाब के तौर पर आपके भाई फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट कौन से होते हैं आप लोग पहले से जानते हैं। जो हमारे चैप्टर के नाम है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, यही हमारे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट होते हैं। तो इसके अंदर कोई एडिशनल और चीजें आपको सोचने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। जो आपके चैप्टर के नाम है जो कि शुरू हो जाते हैं हमारे प्लानिंग से, देन उसके बाद में ऑर्गेनाइजिंग, देन इसके बाद में स्टाफिंग स्टाफिंग देन इसके बाद में डायरेक्टिंग, और उसके बाद में सबसे आखिरी में कंट्रोलिंग। तो जब कहीं भी अगर किसी भी केस स्टडी के अंदर, क्योंकि केस स्टडी के अंदर सबसे बड़ी दिक्कत यही आती है, और स्पेशली सेकंड बुक की केस स्टडी में इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं आती, क्योंकि सेकंड बुक के अंदर तो केस स्टडी इजीली आइडेंटिफाई हो जाती हैं। जैसे पहले चैप्टर फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर नॉर्मली हम बोलते हैं क्या कि व्हाट आर द वेरियस फैक्टर अफेक्टिंग वाली केस स्टडी कई बार आ जाएगी आपकी। फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, या इन्वेस्टमेंट डिसीजन, डिविडेंड डिसीजन, उनको आइडेंटिफाई करने में दिक्कत नहीं होती कि ये कौन से चैप्टर से रिलेटेड है। जो सेकंड बुक का सेकंड चैप्टर है फाइनेंशियल मार्केट, वहां से केस स्टडी बहुत कम आती हैं तो सिर्फ सेबी के फंक्शंस पे, सिर्फ और सिर्फ सेबी के फंक्शंस पे। थर्ड चैप्टर के अंदर मार्केटिंग, वो भी चैप्टर अलग से ही हमें नजर आता है आमतौर पर कि भाई प्रोमोशनल स्ट्रेटेजीज जो हमारी होती हैं, एडवर्टीजमेंट, सेल्स प्रमोशन, पब्लिक रिलेशन, तो किसका इस्तेमाल किया जा रहा है, तो ये आइडेंटिफाई करना कि कौन से चैप्टर से क्वेश्चन आया है, ये ज्यादा मुश्किल पड़ता नहीं है। और चौथा चैप्टर सेकंड बुक का कंज्यूमर प्रोटेक्शन, उसमें तो वही राइट कंज्यूमर राइट से रिलेटेड ज्यादातर केस स्टडी आती है, तो उसको आइडेंटिफाई करने में दिक्कत नहीं होती। यहाँ फर्स्ट बुक के अंदर सबसे ज्यादा केस स्टडी के अंदर जो चैलेंज रहता है वो यही कि है कौन से चैप्टर का क्वेश्चन, ये समझ नहीं आ रहा, चीजें थोड़ी सी कहीं ना कहीं मिक्स होती चली जाती हैं। तो इसी ही चैप्टर के अंदर कुछ एक आपको कीवर्ड जरूर पकड़ के चलने होते हैं, जहां अगर किसी भी क्वेश्चन के अंदर फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट लिखा तो इसका मतलब है कि आपको प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, इसी से ही रिलेटेड जवाब देना है। अब उसके अंदर अलग अलग फंक्शन के केस में अलग अलग बातें लिखी हुई होंगी। जहां हम लोग जानते हैं कि प्लानिंग वर्ड के केस में तो अगर कभी भी कोई भी एक टॉप लेवल मैनेजमेंट का कोई एम्प्लॉय है, वो भविष्य के बारे में सोच रहा है, लेआउट प्लान बना रहा है कि कैसे कैसे कामों को किया जाना है, जिससे कि आगे का काम सारा का सारा अच्छे तरीके से चले, तो प्लानिंग फंक्शन आप बोलोगे। अगर 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 किसी भी केस स्टडी के अंदर इस तरह की कोई बातें बोली जा रही हैं कि भाई डिपार्टमेंट वगैरह क्रिएट हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, डिपार्टमेंट क्रिएट हो रहे हैं, ड्यूटीज असाइन हो रही हैं, एम्प्लॉइज के वर्किंग रिलेशनशिप क्लियर हो रहे हैं, तो अगर कहीं भी ऐसे करके कोई भी बातें लिख दी जाएंगी तो इसका मतलब है वो ऑर्गेनाइजिंग स्टेप के बारे में बात कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन की बात कर रहे हैं। स्टाफिंग के अंदर तो एम्प्लॉइज की रिक्रूटमेंट की बातें की जाती हैं। कभी भी अगर एम्प्लॉइज की रिक्रूटमेंट की बात चल रही है, बेहतर एम्प्लॉइज रखने की बात चल रही है, यानी कि सिलेक्शन ऑफ एम्प्लॉय की बात चल रही है, तो उस सिचुएशन में आप स्टाफिंग बोल देते हो। इसके अलावा डायरेक्टिंग के अंदर तो कहीं भी अगर ऑर्डर एग्जीक्यूशन से रिलेटेड बात चल रही है, क्योंकि डायरेक्टिंग का मतलब होता है ऑर्डर देना, लीडरशिप की बात चल रही है, मोटिवेशन की बात चल रही है किसी भी केस स्टडी के अंदर, तो और क्वेश्चन ने फाइनली मांगा है फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, तो फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट के तौर पर आंसर क्या कोट करते हैं हम, डायरेक्टिंग। हालांकि एम्प्लॉय को मोटिवेट करने की बातें चल रही हैं, तो क्या यहां पर हम अपना आंसर मोटिवेशन भी लिख सकते हैं, तो जवाब है ना। अगर क्वेश्चन की फाइनल रिक्वायरमेंट है कि आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट आर बीइंग यूज्ड, तो अगर उन्होंने फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट वर्ड पूछा है, तब तो आपको जो फाइनल अपना जवाब देना होगा वो इन्हीं 5 वर्ड्स में से ही देना होगा, हमेशा ध्यान रखिएगा। तो मोटिवेशन की बातें होंगी, लीडरशिप की बातें होंगी, कम्युनिकेशन की बातें होंगी, ये सारी ही चीजें हम डायरेक्टिंग चैप्टर के अंदर पढ़ लेते हैं।
देन कंट्रोलिंग के अंदर तो हम जानते हैं कि परफॉर्मेंस को चेक करना, कि चेक वेदर हम लोगों ने अच्छा परफॉर्म किया है या नहीं किया, डेविएशन फाइंड आउट करना, ये सब कुछ हम कंट्रोलिंग फंक्शन के अंदर बोलते हैं। किसी भी केस स्टडी के अंदर अगर फंक्शन वर्ड आ गया तो उस सिचुएशन के अंदर हमेशा आपका जो सोचने का दायरा हो जाता है वो लिमिटेड हो जाता है। इन 5 हिस्सों में ही आपको सोचना होता है फाइनल जवाब देने के लिए। लेकिन अगर किसी भी केस स्टडी के अंदर ये बोल दिया, कुछ भी कहानियां लिखने के बाद में बोल दिया कि आइडेंटिफाई करिए आप कोई भी कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। अब कंसेप्ट तो बहुत सारे हो गए। कंसेप्ट का मतलब क्या हुआ? कंसेप्ट का मतलब हुआ कि कोई भी टॉपिक हो सकता है। अब कोई भी टॉपिक का मतलब हुआ चैप्टर नंबर 1 का भी कोई टॉपिक हो सकता है। कौन कौन से हो सकते हैं चैप्टर नंबर 1 के टॉपिक? अगर मैं बात करूं, बारी बारी से एक एक करके बात करूंगा। यानी जब कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट अगर क्वेश्चन की केस स्टडी में ये वर्ड लिख दिया गया तो दायरा बहुत बड़ा हो जाता है आपका। मान के चलिए शुरुआती पहली बुक के अंदर जितने भी आपके सारे के सारे चैप्टर्स हैं, सभी चैप्टर्स के अंदर आपको अपने माइंड को स्कैन करना पड़ेगा कि हाँ भाई ये वेदर कौन से चैप्टर से रिलेटेड बात होने वाली है। जैसे पहले चैप्टर के अंदर आमतौर पर पहले कंसेप्ट की बात होती है, ये वाली कौन सी? इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी। जहां उम्मीद करता हूं इन दोनों ही टर्म का मतलब पता है आपको कि अगर टारगेट पूरा हो गया तो इफेक्टिव है, वो टारगेट कम वक्त में कम लागत में पूरा हो गया तो वो एफिशिएंट है। तो कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट के अंदर आप इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी भी बोल सकते हैं। देन इसके बाद में चैप्टर नंबर 1 के अंदर ही, चैप्टर नंबर 1 के अंदर एक वर्ड आपका ये आता है और दूसरा कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट जिसके बेसिस पे कई बार आपकी केस स्टडी आ जाती है तो वह है आपका कोऑर्डिनेशन। अगर कहीं भी किसी भी केस स्टडी के अंदर अगर इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है, किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल? कि अलग अलग एक्टिविटी के बीच में बैलेंसिंग की जा रही है, सिंक्रोनाइजिंग की जा रही है। सिंक्रोनाइज करने का मतलब भी होता है बैलेंस मेंटेन करना। तो अगर किसी भी केस स्टडी के अंदर इस तरह के वर्ड आपके रहेंगे कि बैलेंसिंग की जा रही है, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट नहीं, कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट, तो कोऑर्डिनेशन आप लोग जवाब दे सकते हो, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा चैप्टर नंबर 1 में आमतौर पर इतनी ही रहेंगी। और ध्यान रखिएगा कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट के केस में आपको चैप्टर नंबर 2 को स्कैन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि चैप्टर नंबर 2 के अंदर तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में है। उसकी केस स्टडी में तो साफ तौर पे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट ही पूछेंगे वो, कि विच ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट यहां फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा। तो चैप्टर नंबर 2 में प्रॉब्लम नहीं आती, ना ही चैप्टर नंबर 3 के अंदर प्रॉब्लम आती, क्योंकि उसकी भी जो केस स्टडी होती है वो ऐसी होती है कि कौन सा बिजनेस एनवायरनमेंट का डायमेंशन यहां इस केस स्टडी के अंदर हमें रिफ्लेक्ट हो रहा है। जब कहीं भी कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट आइडेंटिफाई करने के लिए वो कहेंगे तो चैप्टर नंबर 1 को स्कैन करना है, जहां या तो इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी से रिलेटेड केस स्टडी हो सकती है या कोऑर्डिनेशन से रिलेटेड केस स्टडी हो सकती है। देन उसके बाद में 2-3 चैप्टर छोड़कर आपको सीधा जंप करना होता है 4th चैप्टर पर, यानी कि प्लानिंग चैप्टर के अंदर। क्या प्लानिंग के अंदर अलग से कोई खास कंसेप्ट डिस्कस होता है? तो होता है नहीं, जवाब है ना। प्लानिंग के अंदर तो शुरुआत में सिर्फ प्लानिंग नाम की टर्म आती है, उसके फीचर्स आते हैं, लिमिटेशन आती है, इंपॉर्टेंस आती है। फिर उसके बाद में सबसे आखिरी में टाइप ऑफ प्लान आता है। क्या टाइप ऑफ प्लान की केस स्टडी आती है पेपर के अंदर? तो हाँ आ सकती है, लेकिन उसको आइडेंटिफाई करना, मैं क्या सिखा रहा हूं, आइडेंटिफाई करना। उसको आइडेंटिफाई करने में कभी कोई दिक्कत नहीं आती, क्योंकि केस स्टडी के अंदर साफ तौर पे बोला जाता है कि आइडेंटिफाई विच ऑफ द टाइप ऑफ प्लान आर बीइंग यूज्ड हियर, तो उसमें भी आइडेंटिफाई करने में कोई दिक्कत नहीं आती। प्लानिंग से नेक्स्ट चैप्टर पे जब आप जाओगे, ऑर्गेनाइजिंग, तो ऑर्गेनाइजिंग के अंदर भी ऑर्गेनाइजिंग है, फिर उसकी इंपॉर्टेंस है, और फिर उसके बाद टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, जहां डिविजनल स्ट्रक्चर, फंक्शनल स्ट्रक्चर, उसकी भी केस स्टडी में साफ तौर पे इस तरह के शब्द, इस तरह के वर्ड लिख दिए जाते हैं। किस तरह के वर्ड? चैप्टर ऑर्गेनाइजिंग के अंदर किस तरह के वर्ड लिख दिए जाते हैं, जहां से आमतौर पर केस स्टडी काफी बार आती है, आपकी लिटरली काफी बार आती है, कि आइडेंटिफाई द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, आइडेंटिफाई द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, कि आपके इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कौन सा स्ट्रक्चर फॉलो कर रहा है। जहां केस स्टडी 2 हिस्सों के अंदर आ सकती है, या तो वहां पर ये वो पूछना चाह रहे होंगे आपका क्या, कि फंक्शनल स्ट्रक्चर है या डिविजनल स्ट्रक्चर है, और या फिर वो पूछना चाह रहे होंगे आपका क्या, कि आपका फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है या इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है। जहां उम्मीद करता हूं इन सभी बातों के अंदर अंतर तो पता है कि स्टडी अटेम्प्ट करने में कोई खास दिक्कत नहीं होती। अगर किसी भी कंपनी के अंदर अगर फंक्शन, सेल, परचेज, ये सब काम होते हैं, सेल, परचेज, मार्केटिंग, एचआर, अगर इस बेसिस पे डिपार्टमेंट बनाए जाए तो फंक्शनल स्ट्रक्चर रहेगा। प्रोडक्ट के हिसाब से बनाया जाए तो डिविजनल स्ट्रक्चर रहेगा। कहीं रूल्स एंड रेगुलेशन को ज्यादा इंपॉर्टेंस देकर और ऑब्जेक्टिव अचीव करने की बातें की जा रही होंगी तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होगा। कहीं पर एम्प्लॉइज का मोराल इंक्रीज करने के लिए नेटवर्क ऑफ सोशल रिलेशंस की बातें की जा रही होंगी तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होगा। तो कुल मिला के मुद्दे की बात की, मैं कहां था, मैं था कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट पे। ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर, ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर के अंदर बेसिकली क्या कोई अलग से कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट है? हाँ है। क्या? हाँ, डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन। तो यहां जो मैं स्कैनिंग की बात कर रहा था, क्या कि जब कहीं भी आपके क्वेश्चन के अंदर अगर ये बोला जाएगा कि आइडेंटिफाई द कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट, और देखिए ध्यान रखिए सबसे ज्यादा केस स्टडी के अंदर ना इसी वर्ड में दिक्कत आती है, कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट,
क्योंकि कंसेप्ट तो कोई भी लग सकता है, पूरी बुक का कोई भी कंसेप्ट लग सकता है, उन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं। फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में तो आपकी जो सोच का दायरा रहेगा वो लिमिटेड हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ इन्हीं वर्ड्स के टुवर्ड्स। तो सीधा मैं आऊंगा कहां, चैप्टर नंबर 5 पर, जो कि है आपका ऑर्गेनाइजिंग। तो ऑर्गेनाइजिंग के अंदर भी एक दो कंसेप्ट है हमारे। एक है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी जिसका मतलब हम लोगों ने समझा था अपना काम खुद ना करके किसी और से कराना, जहां हमारा प्राइम मोटिव ऑब्जेक्टिव रहता है अपना वर्कलोड, खुद का वर्कलोड कम करना। जो एक थोड़ी सी छोटी टर्मिनोलॉजी होती है जो सिंगल मैनेजर ही एग्जीक्यूट कर रहा होता है, जबकि मल्टीपल डेलीगेशन जब थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन होते हैं तो उसी को ही हम डिसेंट्रलाइजेशन बोल देते हैं। तो जब कहीं भी अगर किसी क्वेश्चन के अंदर बोल रहे हैं कि कौन सा कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट इस्तेमाल कर रहे हैं, तो मे भी हो सकता है कि उसका जवाब डेलीगेशन या डिसेंट्रलाइजेशन भी हो सकता है, अगर उस केस स्टडी के अंदर ऐसी कोई बातें लिखी हैं। कैसी? कि एक टॉप लेवल का मैनेजमेंट के कुछ एम्प्लॉयज हैं, उन्होंने डिसाइड किया कि अब से हम जितनी भी अपनी अथॉरिटी हैं धीरे धीरे नीचे की ओर बांटते चले जाएंगे, जिससे कि लोगों का स्पेशलाइजेशन बढ़ सके, वगैरह वगैरह की बात। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर डिसेंट्रलाइजेशन या डेलीगेशन आपका आंसर हो सकता है। दोनों में से क्या होगा तो वो तो डिपेंड करता है केस स्टडी की लैंग्वेज क्या लिखी है। अगर केस स्टडी की लैंग्वेज में ऐसी बातें लिखी हैं कि एक मैनेजर ने फैसला लिया है कि अपना वर्क बर्डन कम करने के लिए मैं अपनी अथॉरिटी किसी और को दे रहा हूं, तो जवाब डेलीगेशन होगा, जवाब डेलीगेशन होगा। लेकिन अगर क्वेश्चन में केस स्टडी में ये लिखा है कि टॉप लेवल मैनेजमेंट ने तय किया है कि कंपनी के अलग अलग जितने भी लेवल्स पर अथॉरिटीज हैं वो सभी डिस्पर्सल हो जाएं, वो सभी डिवाइड हो जाएं अक्रॉस द वेरियस डिपार्टमेंट्स, और वो लोग भी फर्दर पावर को और डिसेंट्रलाइज कर दें, यानी कि डिवाइड करते चले जाएं। और पर्पस क्या है? स्पेशलाइजेशन। सबसे ज्यादा मेन जो अंतर रहता है इनकी केस स्टडीज के अंदर वो यही कि आमतौर पर डेलीगेशन के अंदर लिखा होता है कि उनके ऊपर काम का ज्यादा बर्डन था, वो अपने काम को कम करना चाहते हैं, और डिसेंट्रलाइजेशन की केस स्टडीज में लिखा होता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से लोगों के अंदर स्पेशलाइजेशन क्रिएट करना चाहते हैं, इसलिए ही ये इस तरह का डिवीजन ऑफ वर्क कर रहे हैं। तो मुद्दे की बात, जब कहीं भी केस स्टडीज के अंदर ये वर्ड आएगा कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट, तो चैप्टर नंबर 1 से ये आंसर हो सकता है इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी, या कोऑर्डिनेशन आंसर हो सकता है, या चैप्टर नंबर 5 से डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन भी आंसर हो सकता है। आगे चैप्टर नंबर 5 के आगे आगे स्टाफिंग। स्टाफिंग चैप्टर के अंदर शुरुआत में तो स्टाफिंग ही है, लेकिन अगर स्टाफिंग की केस स्टडी आएगी तो उसमें तो ये लिखा होगा आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। स्टाफिंग के अंदर आगे क्या आता है? स्टाफिंग का प्रोसेस आता है। देन आगे क्या आता है? सिलेक्शन का प्रोसेस आता है। वो उसके केस में कभी भी कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट वर्ड यूज नहीं किया जाता। देन उसके बाद क्या आता है? रिक्रूटमेंट आता है। रिक्रूटमेंट के सोर्सेज आते हैं, जहां उनके ऊपर भी अगर केस स्टडी आती है तो ऐसी लिखा हुआ आता है कि आइडेंटिफाई द सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, जिससे आप काफी आसानी से, आपका दिमाग इधर उधर नहीं भटकता, सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट तुरंत आप डॉट से डॉट कनेक्ट करते हैं कि ठीक है रिक्रूटमेंट तो स्टाफिंग चैप्टर में है, तो आप ऐसे कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होते कि ये कौन से चैप्टर का है, नहीं पता है रिक्रूटमेंट तो स्टाफिंग में है, तो परेशान नहीं होते। रिक्रूटमेंट से अगला टॉपिक ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। अब ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ये वाला टॉपिक आपका ऐसा है, ध्यान रखिएगा, इसमें कई बार लिखा जाता है कि आइडेंटिफाई द कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। केस क्वेश्चन की केस स्टडी बना दी जाती है इस तरीके से कि हाँ एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉइज को काम सिखाया जा रहा है, एक करियर ओरिएंटेड अप्रोच रखी जा रही है जिससे कि उनकी स्किल्स और बेहतर हो सके, वगैरह वगैरह की बात। कौन सा कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट यहां पर इस्तेमाल हो रहा है, तो एक बार फिर वर्ड लिख दिया जाता है कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट, और आपका जवाब हो सकता है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। तो जब हमारा आंसर होता है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, तो तब भी कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट वर्ड ही यूज किया जाता है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, क्या ट्रेनिंग और डेवलपमेंट में थोड़ा बहुत कुछ अंतर होता है या नहीं? तो थोड़ा बहुत क्या, बकायदा एक टॉपिक भी हमारे सिलेबस में है ही कि ट्रेनिंग और डेवलपमेंट में क्या अंतर होता है, जिसे याद भी करना होता है। तो इन इजी वर्ड्स, आसान भाषा में क्या है ट्रेनिंग और डेवलपमेंट में अंतर, आओ बताएं। हाँ 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 हाँ, ओ भैया बात करने वाले ट्रेनिंग और डेवलपमेंट में कोई एक अंतर कुछ भी बता दो, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो। अच्छा, ट्रेनिंग में हम उन्हें ट्रेनिंग देते हैं, चलो सही है, कुछ अच्छा बोलो। डेवलपमेंट में डेवलप करते हैं, है ना, ट्रेनिंग में ट्रेनिंग देते हैं, और डेवलपमेंट में डेवलप करते हैं। बताओ बस। अच्छा। हाँ
हाँ, एग्जिस्टिंग को ट्रेनिंग नहीं देंगे, उन्हें भी मतलब आमतौर पे नहीं देंगे, दे सकते हैं। खैर, तो जरा सुन लेते हैं आराम से बातों को। हाँ, तुम्हारा सही था, काफी हद तक बिल्कुल सही था, कोई दिक्कत नहीं थी, बिल्कुल सही था। खैर, तुम लोग चुप हो जाओ, ढंग में हो जाओ, मैं पहुंचा ही नहीं हूं अभी तक। कब पहुंचोगे, कब डेवलप करोगे अपनी अंडरस्टैंडिंग? अच्छा, अभी सिलेक्शन, चलो। ऐसे कैसे 1 घंटा, तुम्हारे लिए तो पड़ोसी होते हैं ना। खैर, चलो खैर सुन लेते हैं। हाँ भैया, तो बेसिकली ट्रेनिंग 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 देने का पर्पस, अब ओब्वियसली नाम से इतना तो हम समझते हैं कि ट्रेनिंग में काम सिखाया जाता है, लेकिन ट्रेनिंग के अंदर वो काम सिखाया जाता है, उस चीज की ट्रेनिंग दी जाती है, वो बातें आपको बताई जाती हैं जिससे कि आप अपने एग्जिस्टिंग काम को थोड़ा और बेहतर तरीके से कर सकें। ये आमतौर पर हम अपने न्यू स्टाफ को भी देते हैं। न्यू स्टाफ को तो मान के चलिए जरूर देते हैं, क्योंकि वो नए नए आए हैं, ऑर्गेनाइजेशन कल्चर का इतना अंदाजा नहीं है। और अपने एग्जिस्टिंग स्टाफ को भी हम देते हैं। ध्यान रखिएगा, बहुत सी कंपनीज के अंदर पॉलिसी होती है कि 1 महीने के अंदर कम से कम 2 बार हम ऐसे सेशन रखेंगे जिसके अंदर हम काम नहीं करेंगे, बल्कि काम को और बेहतर तरीके से कैसे कर सकते हैं इस बारे में डिस्कशन करेंगे, ओपिनियन शेयर करेंगे, ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे, जिससे कि और ज्यादा बेहतर आउटकम निकल सके, यानी वही एफिशिएंसी इंक्रीज करने की बातें करेंगे। जबकि ये जो दूसरा एस्पेक्ट है हमारा डेवलपमेंट, इसके अंदर एग्जिस्टिंग काम को और बेहतर तरीके से करना नहीं, बल्कि बल्कि कुछ नया करना, ऐसी स्किल जनरेट करना जो आज से पहले नहीं थी एम्प्लॉयज के अंदर। और ऑब्वियस सी बात है कि नई स्किल्स जनरेट करने के लिए तो आमतौर पे तो पढ़ाई की जरूरत पड़ती है। तो नॉर्मली आमतौर पर जो एक ऑर्गेनाइजेशन, एक कंपनी के अंदर कई बार जो एम्प्लॉयर बॉस होता है, वो अपने एम्प्लॉय की स्किल एनहांसमेंट के लिए, कि जो काम उसे आता है उसको बेहतर करने के लिए तो हम उसे ट्रेनिंग दे ही देंगे, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। लेकिन आपके अंदर और नई स्किल जनरेट हो, आपको एआई की नॉलेज नहीं है, डेटा साइंस खैर, तो थोड़ी ये इस तरह की चीजें भी बेसिकली सीख लें, तो उसके लिए आपको डिप्लोमा कोर्सेज करा देते हैं। आप खाली ग्रेजुएट हो, हम आपको पोस्ट ग्रेजुएशन करवा देते हैं। तो इस तरह की ये जो करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी होती है कि आप अपने करियर के अंदर थोड़ी सी ग्रोथ लेके आए, जिससे कि आपके अंदर स्किल जनरेट हो ज्यादा से ज्यादा, और एक एम्प्लॉय के अंदर स्किल जनरेट होगी तो उसका ऑर्गेनाइजेशन को भी भला मिलेगा, फायदा जरूर होगा। वो बात अलग है कि असल जिंदगी में खाली एक तरफा तो बातें नहीं चलेंगी। कंपनी खाली ये तो नहीं बोलेगी कि हम आपको पढ़ाई करवा देंगे, सारा पैसा हम उठाएंगे, खर्चा हम उठाएंगे, और बात वहीं खत्म हो जाएगी। नहीं, बात आगे भी थोड़ी सी बोली जाती है, क्या कि एक एग्रीमेंट के ऊपर साइन कर दो कि अगले 5 साल से पहले छोड़ के नहीं जाओगे हमें, ठीक है। वो तो सीधी सी बात है, गिव एंड टेक वाली बात है। हम आपको दे रहे हैं बेनिफिट, तो बदले में आपसे लेंगे भी तो सही बेनिफिट। खैर, तो बहुत सी कंपनी इस तरह की जो कि हैं ऑप्शंस निकालती हैं कि अगर आप ग्रेजुएट हो तो पोस्ट ग्रेजुएशन का खर्चा वो उठा लेते हैं, या कुछ इस तरह के डिप्लोमा कोर्सेज वो आपको पढ़ाई में करवा देते हैं आमतौर पर। हाँ बिल्कुल फ्री में, फ्री में भैया, फ्री में, फ्री ऑफ कॉस्ट में, ठीक है, फ्री में करवाते हैं। तो हालांकि वही बात, बंद जाओगे ना वहां पर, बंद जाते हैं कि अगले 5 साल तक आप अपनी मर्जी से, फिर जो एक फ्रीडम ऑफ चॉइस होती है वो नहीं रह जाएगी, खत्म हो जाएगी। आपको काम करना ही करना पड़ेगा, इवन चाहे कितना भी टॉक्सिक एनवायरनमेंट हो जाए, किसी से लड़ाई हो जाए, है ना, लात घुसे हो, फिर भी डेली उसकी सुबह शक्ल जरूर देखनी पड़ेगी, है ना। तो थोड़े से बंद जाते हैं, क्या ही कर सकते हैं। चलो खैर, तो मेनली कह सकते हैं हम कि ट्रेनिंग के अंदर जो हमारा फोकस पॉइंट रहता है वो काम रहता है, कि भाई काम को अच्छे तरीके से करने के तरीके निकाले निकाले जाएं। जबकि डेवलपमेंट के अंदर जो हमारा मेन फोकस पॉइंट रहता है वो पर्सन रहता है, कि पर्सन, एम्प्लॉय, एम्प्लॉय की स्किल एनहांसमेंट होगी तो ऑटोमेटिकली काम तो बेहतर हो ही हो जाएगा। तो दोनों का टारगेट लगभग लगभग यही है कि भाई ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी बढ़ जाए, अच्छी परफॉर्मेंस निकल के आए। लेकिन थोड़ा बहुत दोनों के अंदर अंतर है। तो जहां हम थे कि किसी भी केस स्टडी के अंदर अगर ये वर्ड लिखा हुआ आया, कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट, आइडेंटिफाई कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट, तो आंसर चैप्टर नंबर 1 से ये भी हो सकता है, कोऑर्डिनेशन या इफेक्टिवनेस। चैप्टर नंबर 5 से डेलीगेशन डिसेंट्रलाइजेशन भी हो सकता है। चैप्टर नंबर 6 से ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट भी हो सकता है। वो डिपेंड करेगा कि आपकी केस स्टडी के अंदर कंटेंट क्या लिखा हुआ है, और जिस कंटेंट को मैं बार 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 ओरल डिक्टेट भी कर रहा हूं कि क्या क्या कंटेंट वहां पर लिखा हुआ होगा। लेकिन ये चीज कि ये वर्ड को आपको देखना है, फाइनल रिक्वायरमेंट को आपको देखना है। अगर उन्होंने लिखा है फाइंड आउट द कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट, तो आपकी जो माइंड की स्कैनिंग रहेगी वो पूरी की पूरी बुक के टुवर्ड्स रहने वाली है। ध्यान रखिएगा, स्पेसिफिक चैप्टर के अंदर नहीं। खैर, देन इसके बाद में इस स्टाफिंग चैप्टर की यही बात खत्म हो जाती है। बाद में अगला चैप्टर आता है कौन सा, डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग के अंदर तो कंसेप्ट ही कंसेप्ट है। डायरेक्टिंग के अंदर तो मान के चलो, जब हम डायरेक्टिंग चैप्टर शुरू करते हैं तो उसको खत्म भी करते हैं कितने हिस्सों में, 4 हिस्सों के अंदर। 4 ही तो होते हैं डायरेक्टिंग के एलिमेंट्स, कौन कौन से? हाँ ओ भैया, डेटा साइंस, हाँ, एक कोई एक, अरे दो तो पीछे एक एक करके बोल दिए, एक तो बोल दो।
डायरेक्टिंग के एलिमेंट नहीं। हाँ एक बोलो, एक बोला था ना अभी। हाँ एक बोलो, मोटिवेशन। अब बाकी के दो भी बोल दो। हाँ तो बेसिकली चार हिस्सों के अंदर वहां पर बातें होती हैं। सुपरविजन, जिसका मतलब क्या होता है, ऑब्वियसली एक सुपरवाइजर नाम का पर्सन होता है जिसका काम क्या होता है, काम की स्पीड चेक करते रहना, सुपरवाइज करते रहना। कोई ईशान अवस्थी आ जाओ इधर। खैर, कहाँ तारे जमीन पे वो एक उड़ रहा है, उसे देख रहा हूं मैं। खैर खैर, यही से देख रहा था है ना। खैर, तो सुपरविजन भी आपका हो सकता है कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट, जिसके तहत बेसिकली काम की स्पीड मेनली चेक की जाती है, क्वालिटी मेनली चेक की जाती है, ये इंश्योर किया जाता है। और देखिए ये जो इस तरह के वर्ड है ना, कई बार आपको कुछ और भी जवाब दे देते हैं, ध्यान रखिएगा। दोबारा से मैं रिपीट करता हूं, अगर केस स्टडी के अंदर अगर कोई ऐसा वर्ड लिखा हुआ है कि जिसके तहत काम की स्पीड चेक की जा रही है, काम की क्वालिटी चेक की जा रही है, परफॉर्मेंस देखी जा रही है कि वेदर सही हो रही है या नहीं, कौन करता है वो, सुपरवाइजर करता है वो। अब अगर केस स्टडी में सबसे आखिरी में ये बोल दिया गया क्या कि आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट इज डिस्कस्ड हेयर, तो आप सुपरविजन बोलोगे, तो आप सुपरविजन बोलोगे। लेकिन जरा खुद ही सोच के बताएं, अगर ये सेम लैंग्वेज लिखी हो केस स्टडी के अंदर कि हमें क्वालिटी चेक करनी है, हमें स्पीड चेक करनी है कि वेदर डिजायर्ड परफॉर्मेंस हम अचीव कर पाएंगे या नहीं, तो विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट अगर बोल दिया, तब क्या जवाब दोगे आप। हाँ तो तब तो कंट्रोलिंग जवाब देंगे, ध्यान रखिएगा। तो सेम कंटेंट रहेगा केस स्टडी का, लेकिन फाइनल रिक्वायरमेंट बदलेगी तो जवाब भी उस हिसाब से आपका बदलेगा जरूर हमेशा। खैर, तो ये चैप्टर नंबर 7 की बातें चल रही हैं आपकी। ठीक है जी, आगे 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 आगे। अगर किसी भी केस स्टडी के अंदर लिखा हुआ होगा क्या कि एक पर्टिकुलर टीम लीडर है, शुरुआत में कई बार लीडर वर्ड भी यूज कर देते हैं, वो कई बार नहीं भी करते, कि कोई मिस्टर रमेश है, महेश है और वो लीडर हैं, और वो अपनी पूरी पूरी टीम को जॉइंटली एफर्ट ला के कॉमन डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं सो दैट ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव अचीव हो पाए। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट, तो अगेन लीडरशिप आपका जवाब रहने वाला है, लीडरशिप आपका जवाब रहने वाला है, लीडरशिप। इसके अलावा कि अगर कभी भी किसी भी केस स्टडी के अंदर इस तरह के किसी भी शब्दों का इस्तेमाल कर दिया गया कि कोई एक कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट है जो कि एक तरह की इंटरनल फीलिंग है, इंटरनल फीलिंग है ना, आंतरिक फील, या साइकोलॉजिकल कंसेप्ट है, साइकोलॉजी वर्ड भी यूज कर दिया जाता है कि कोई एक कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट है जो कि कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस एक साइकोलॉजिकल फिनोमिनन है। तो कौन सा कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट वहां पर डिस्कस हो रहा है जिसके टुवार्ड्स हम आमतौर पर एम्प्लॉय को स्टिमुलेट करते हैं, बूस्टअप करते हैं कि भाई वो पहले के मुकाबले थोड़ा अच्छा परफॉर्म करें, तो ऑब्वियसली मोटिवेशन उस सिचुएशन में हमारा जवाब आ जाता है। तो मोटिवेशन भी बेसिकली कंसेप्ट है, क्या था ये, खैर हाँ भैया। इसके अलावा सबसे आखिरी एलिमेंट वैसे तो जानते हैं हम, कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन, जिसके अंदर बोला जा सकता है केस स्टडी के अंदर कि ऐसा कौन सा कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट है जिससे कि हम जो बातें हम बोल रहे हैं उसको सही तरीके से सामने वाले रिसीवर के पास में पहुंचा सकते हैं, या अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई भी एक चेंज लेके आना है तो उस चेंज को प्रॉपर वे में इंप्लीमेंट करा सकते हैं। तो अगेन कम्युनिकेशन। हालांकि 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 ये जो इस चैप्टर के अंदर ये आखिरी वाली लाइन मैंने अभी अभी बोली थी कि कोई भी चेंज ऑर्गेनाइजेशन में इंप्लीमेंट करना है तो कौन सा कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट एप्लीकेबल होगा, तो वैसे तो ज्यादा सटीक आंसर आपका सही रहेगा कम्युनिकेशन ही। लेकिन ये जो एडेप्टेशन टू चेंज वाली बात है, ऑर्गेनाइजेशन में चेंज को इंप्लीमेंट करने वाली बात, वो जब आप पढ़ाई करोगे तो वो सुपरविजन में तो इतनी नहीं मिलती, बट लीडरशिप में भी मिलती है और मोटिवेशन में भी मिलती है। कि मोटिवेशन की आपके फीचर्स के अंदर, इंपॉर्टेंस के अंदर ऐसा कुछ लिखा हुआ होगा कि अगर कोई भी चेंज लेके आना है तो एम्प्लॉय रेजिस्ट नहीं करेंगे, आप बल्कि उनको मोटिवेट कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं है, बदले हुए एनवायरमेंट में अच्छे से काम करेंगे हम। लीडरशिप के अंदर भी एक लीडर का काम है कि वो अपने टीममेट्स को सभी के सभी जो भी नेसेसरी अगर चेंजेस आ रहे हैं तो वो उनको उस बदले हुए एनवायरमेंट के अंदर एक कॉमन डायरेक्शन में लेके जाए। तो ये चेंज वाली बातें होती सभी टॉपिक के अंदर हैं, लेकिन अगर स्पेसिफिकली बोला जाए तो ज्यादा कनेक्टेड तो कम्युनिकेशन से ही है, कम्युनिकेशन से ही। हालांकि वो बात अलग है, फिलहाल मैं सिर्फ कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट की ही मेनली बात कर रहा हूं कि केस स्टडी में अगर ये वर्ड आया तो क्या क्या स्कैन करना होता है आपको अलग अलग चैप्टर में। हालांकि इस डायरेक्टिंग चैप्टर के अंदर तो एक आखिरी टॉपिक कम्युनिकेशन के अंदर ही आता है, क्या